जय हिंद साथियों, एमपीपीएससी उत्कर्ष चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, एमपीपीएससी प्री को ध्यान में रखते हुए आपके लिए हम इस लेक्चर में मध्य प्रदेश इतिहास से जुड़ी हुई जो प्रमुख रानियां हैं या जो महिलाएं हैं उन पर ये लेक्चर लेकर आए हैं। और निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा, ना केवल प्री के लिए बल्कि मेंस के दृष्टिकोण से भी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखने के बाद यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और अपने साथियों को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं आज मध्य प्रदेश इतिहास की महत्वपूर्ण रानियों में या महिलाओं में किस किस के बारे में हमें जानना है। सबसे पहले हैं चित्रांशा। साथियों, ये कौन थी? जो तो ध्यान रखना, चित्रांशा जो कि जिनका उल्लेख ऐरण अभिलेख में मिलता है। ऐरण अभिलेख में ठीक है, इनका उल्लेख मिलता है। और ऐरण अभिलेख हम सभी जानते हैं यह मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। सागर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ऐरण अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। गुप्त शासक भानुगुप्त से इस ऐरण अभिलेख का संबंध माना जाता है। और कहा जाता है कि भानुगुप्त का एक सेनापति था, भानुगुप्त का सेनापति, जिसका नाम था गोपराज। और ये जो गोपराज है ये हूणों से युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ था। हूणों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। और जब इसकी मृत्यु हो जाती है, यह वीर गति को प्राप्त होता है, तो गोपराज की ही पत्नी थी साथियों, पत्नी थी चित्रांशा। गोपराज की पत्नी थी कौन? चित्रांशा। और जो ये चित्रांशा है इन्हें ही गोपाबाई के नाम से भी जाना गया है। गोपाबाई के नाम से जाना गया है। साथियों, कहते हैं कि जब सेनापति गोपराज वीरगति को प्राप्त होते हैं तो चित्रांशा या गोपाबाई सती होती हैं। ठीक है, सती होने का उल्लेख है ना, इनके सती होने का उल्लेख मिलता है। और इसीलिए ऐरण अभिलेख को एक सती अभिलेख भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, यदि हम मध्य प्रदेश में संबंधित या मध्य प्रदेश में कोई ऐसी महिला की बात करें जिनके बारे में सती होने का उल्लेख मिलता है तो वो है चित्रांशा। और किस अभिलेख में? ऐरण अभिलेख में। और ऐरण अभिलेख किसका अभिलेख है? तो भानुगुप्त का है। और भानुगुप्त के सेनापति हूणों से लड़ते हुए जब वीर गति को प्राप्त होते हैं तो उनकी पत्नी चित्रांशा, ठीक है, मूल नाम चित्रांशा था, जबकि वो प्रसिद्ध गोपाबाई के नाम से साथियों उनके सती होने का उल्लेख इस ऐरण अभिलेख से मिलते हैं। तो ये थी चित्रांशा। अगले हम देखते हैं अगली रानी कौन है। अगली जो हमारे पास रानी है वो है रानी नौहला। रानी नौहला कौन थी? तो साथियों ये कलचुरी वंश से संबंधित है। कलचुरी वंश की थी। और ये किसकी रानी थी? तो ये यदि हम देखें तो कलचुरी शासक युवराज देव की रानी थी। युवराज देव की रानी, ठीक है, कलचुरी शासक युवराज देव की रानी। खुद युवराज देव जो कलचुरी शासक थे, इन्होंने गोला मठ या हम कहें 64 योगिनी मंदिर भेड़ाघाट जबलपुर का निर्माण कराया। इन्होंने यदि हम देखेंगे विराटेश्वर मंदिर जो शहडोल में है उसका निर्माण कराया। और इनकी रानी नौहला जो थी, इन्होंने दमोह में नौहलेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया था। नौहलेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया था। किसने? रानी नौहला ने। तो इतिहास में इनका उल्लेख मिलता है। और इन्हीं के नाम पे दमोह में नौहटा नामक स्थान भी है। ठीक है, दमोह में नौहटा नामक स्थान भी है। किसके नाम पे? रानी नौहला। तो ध्यान रखें, रानी नौहला कलचुरी वंश से संबंधित हैं, युवराज देव की रानी रही हैं, कलचुरी शासक युवराज देव की रानी। और दमोह में नौहलेश्वर महादेव के मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था। इसके बाद आती हैं साथियों हमारे मध्य प्रदेश की वीरांगना रानी दुर्गावती, जिनका हाल ही में 500वां जन्म दिवस भी मनाया गया है। रानी दुर्गावती की यदि हम बात करें साथियों तो इनका जो जन्म है ये 5 अक्टूबर को हुआ था। 5 अक्टूबर 1524 को हुआ था। ठीक है, 1524 को हुआ था। अभी हाल ही में 5 अक्टूबर को इनका 500वां जन्म दिवस मनाया गया साथियों। ठीक है, तो इनका जन्म 5 अक्टूबर 1524 को कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखेंगे बांदा के कालिंजर में। ठीक है, कालिंजर में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता कौन थे? तो इनके पिता, ध्यान दीजिएगा, इनके पिता कौन थे? तो इनके पिता चंदेल वंशीय, ठीक है, चंदेल वंशीय
कीरत सिंह थे, ठीक है, कीरत सिंह। और इस प्रकार ये किस वंश की राजकुमारी मानी जाती हैं? तो ध्यान दीजिए, इनके पिता चंदेल वंशी थे, तो ये राजकुमारी किस वंश की होंगी? तो ये राजकुमारी थी चंदेल वंश की। यह प्रश्न कई बार हमारे एमपीपीएससी और विभिन्न एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो ये राजकुमारी किस वंश की थी? चंदेल वंश की थी। यह बात भी बहुत अच्छे से आप ध्यान रखें। इसके बाद हम देखते हैं साथियों 1542 के आसपास इनका विवाह, इनका जो विवाह है, इनका विवाह किससे होता है? तो इनका विवाह होता है गौड़ शासक या गौड़ शासक संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह से। दलपत शाह से इनका विवाह होता है, दलपत शाह से इनका विवाह होता है। और साथियों चूंकि इनका विवाह गौड़ वंश में हुआ, इसलिए किस वंश की रानी थी? तो आपको यदि पूछा जाता है रानी किस वंश की थी, तो ध्यान रखिएगा ये रानी थी गौड़ वंश की, ठीक है। तो गौड़ वंश की ये रानी थी, गौड़ वंश की रानी थी, शासिका थी, जबकि राजकुमारी चंदेल वंश की थी, ठीक है। फिर देखें इनके पुत्र का नाम क्या था? तो इनके पुत्र का नाम था वीर नारायण। इनके पुत्र का नाम था वीर नारायण इनके पुत्र का नाम था। किसके? तो रानी दुर्गावती के पुत्र का नाम था वीर नारायण, ठीक है। और यदि हम इनमें आगे बात करते हैं, रानी दुर्गावती में हम बात करते हैं, तो बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि रानी दुर्गावती जिन्होंने अपने पति दलपत शाह और अपने पुत्र, चूंकि पुत्र अल्पवयस्क था और पति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद गौड़ वंश का शासन अपने हाथ में लिया। और साथियों इन्होंने ये शासिका बनी, ठीक है, अपने पुत्र की संरक्षिका खुद को घोषित करके शासिका बनती हैं किसकी? गौड़वाना की। तो इन्होंने कहाँ की शासिका थी? गौड़वाना, जिसे गढ़मंडला भी कहते हैं, जिसे गढ़मंडला भी कहा जाता है। साथियों कहते हैं जब ये शासिका बनी तो इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया था? इन्होंने अपनी राजधानी, तो ध्यान दीजिए, इन्होंने अपनी राजधानी चौरागढ़ को बनाया था। इन्होंने अपनी राजधानी चौरागढ़, तो रानी दुर्गावती की राजधानी क्या थी? चौरागढ़ थी। अब इसके बाद रानी की यदि बात करें तो रानी की सहायिका बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार आता है कि इनकी सहायिका कौन थी? तो इनकी सहायिका चेरी थी। जबकि इन्होंने अपना सलाहकार किसे नियुक्त किया था इन्होंने? तो इन्होंने अपना सलाहकार नियुक्त किया था आधार सिंह को इन्होंने अपना सलाहकार भी नियुक्त किया था। सहायिका चेरी के नाम पे इन्होंने जबलपुर शहर में चेरी ताल और सहायक आधार सिंह के नाम पे आधार ताल का भी निर्माण करवाया, ठीक है। जो जबलपुर जिला है साथियों, शहर है, वो तालों के लिए प्रसिद्ध है और उसमें चेरी ताल और आधार ताल ये रानी दुर्गावती की सहायिका चेरी के नाम पे और आधार सिंह के नाम पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके बाद यदि हम रानी दुर्गावती के बारे में आगे देखें तो जो रानी दुर्गावती हैं इनका यदि हम देखें कि एक सेनापति के रूप में इनके बारे में देखें, सेनापति के रूप में यदि हम देखें, सेनापति के रूप में इनकी उपलब्धियां हम देखें तो हमें पता चलता है कि इनके दो लोगों के साथ संघर्ष होते हैं। एक तो प्रारंभिक संघर्ष होता है वो मालवा के बाज बहादुर के साथ होता है, बाज बहादुर के साथ होता है, ठीक है, प्रारंभिक संघर्ष। तो इन्होंने ध्यान दीजिएगा मालवा के शासक बाज बहादुर को पराजित किया था। मालवा के शासक बाज बहादुर को 2 बार पराजित किया साथियों, 2 बार पराजित किया। किसने? तो रानी दुर्गावती ने, ठीक है। ये इनकी सैन्य उपलब्धियों में प्रथम जो उपलब्धि थी वो बाज बहादुर को 2 बार पराजित करना। साथ ही साथ इनका जो दूसरा संघर्ष होता है वो अकबर के साथ होता है। कहते हैं साथियों कि रानी दुर्गावती का एक प्रिय हाथी था, प्रिय हाथी, ठीक है, प्रिय सफेद हाथी था, सफेद, ठीक है, ये जो हाथी था ये सफेद हाथी था और इस सफेद हाथी का नाम था सरमन, ठीक है। और इनके सलाहकार मैंने बताया आधार सिंह। अकबर को जब पता चलता है कि मध्य भारत में एक महिला शासिका जो बहुत अच्छे से शासन कर रही है, उसने अपने राज्य को सुरक्षित किया है, सुदृढ़ किया है और मालवा के शासक को 2 बार पराजित कर दिया है और वो धीरे धीरे अपनी कीर्ति को बढ़ा रही है, तो अकबर
एक बहाना ढूंढता है और इनसे इनका प्रिय हाथी सरमन मांगता है और इनके सलाहकार आधार सिंह को मांगता है, क्योंकि आधार सिंह बहुत ही चतुर और चालाक थे। तो यहां पर रानी दुर्गावती अपने राज्य की, अपने लोगों की, अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए अकबर के इस मांग को ठुकरा देती हैं और अकबर के साथ इनका संघर्ष होता है। तो दूसरा संघर्ष इनका किसके साथ हुआ था? अकबर के साथ हुआ था। और अकबर के साथ इनका संघर्ष ऐसे हुआ साथियों कि अकबर ने अपने सेनापति जो कि कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था, आसफ खां के नेतृत्व में सेना भेजी। लेकिन कहा जाता है साथियों कि प्रारंभिक जो आक्रमण हुआ उसमें तो रानी दुर्गावती ने आसफ खां को भी डिफीट कर दिया था। बट होता यह है कि आसफ खां के नेतृत्व में जो सेना भेजी, प्रारंभ में रानी ने इस सेना को पराजित किया। परंतु साथियों होता यह है, रीवा रियासत की सेना, ठीक है, उस समय रीवा रियासत के शासक कौन थे? रामचंद्र देव थे और अकबर के साथ उनके संबंध अच्छे हो गए थे और रीवा रियासत की सेना की मदद से फाइनली यदि हम देखें तो 24 जून 1564 को साथियों 1564 को नरई का युद्ध होता है। नरई का युद्ध जो कि वर्तमान जबलपुर जिले के अंतर्गत आता है। नरई का युद्ध, नरई जो नाला है ये जबलपुर के अंतर्गत आता है। नरई का युद्ध, और इसमें रानी दुर्गावती ने अपने राज्य और अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। रानी दुर्गावती ने बलिदान दे दिया। बलिदान ऐसे दे दिया साथियों कि इन्होंने खुद ही अपने जो सलाहकार थे आधार सिंह, उसकी कटार लेती हैं और खुद को घोंप लेती हैं। रानी दुर्गावती ने बलिदान किया। ठीक है, कब? तो ध्यान रखना 24 जून 1564। ठीक है, तो बलिदान दिवस कब मनाया जाता है रानी दुर्गावती का? 24 जून को मनाया जाता है 1564 को। इस तरह से रानी दुर्गावती के बारे में याद रखेंगे। अब देखें रानी दुर्गावती से संबंधित कुछ और भी फैक्ट आ जाते हैं। ठीक है, उनके बारे में भी देखते हैं। और भी तथ्य हैं, जैसे रानी दुर्गावती ध्यान रखिएगा, रानी दुर्गावती यदि आपसे पूछते हैं कि समाधि कहाँ पर है तो भी हमें बताना है। रानी दुर्गावती की समाधि, रानी दुर्गावती जी के नाम पर यदि हम देखेंगे संग्रहालय भी है। रानी दुर्गावती जी के नाम पर यदि हम देखेंगे तो अभ्यारण्य भी है दोस्तों, अभ्यारण्य भी है। और रानी दुर्गावती के नाम पर यदि हम देखेंगे तो हवाई अड्डा भी है। ठीक है, रानी दुर्गावती जी के नाम पे हवाई अड्डा भी है, समाधि भी है, संग्रहालय भी है। और यदि हम देखेंगे तो रानी दुर्गावती के नाम पर ही आपको अब टाइगर रिजर्व भी मिलेगा। ठीक है, टाइगर रिजर्व भी इनके नाम पर बना दिया गया है। और रानी दुर्गावती के नाम पर विश्वविद्यालय भी है। तो देखिए इतनी सारी चीजें हैं रानी दुर्गावती के नाम पे। पूछ लेते हैं समाधि कहाँ है साथियों? तो समाधि है जबलपुर में। ठीक है, जबलपुर में बरेला के निकट नरई नाला के पास, समाधि रोड कहते हैं। संग्रहालय कहाँ है? तो यह भी जबलपुर में है। ठीक है, अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो अभ्यारण्य के नाम पे दमोह में है। ठीक है, दमोह में है। हवाई अड्डा कहाँ है साथियों? तो ये भी जबलपुर का हवाई अड्डा है, राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा है, जिसे डुमना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जिसे डुमना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, डुमना एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। टाइगर रिजर्व की मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में 7वां टाइगर रिजर्व रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व बनाया गया है, नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और ये रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व नौरादेही और रानी दुर्गावती अभ्यारण्य को मिला के बनाया जा रहा है। यदि हम बात करें विश्वविद्यालय की तो आप ध्यान देंगे साथियों कि विश्वविद्यालय की यदि मैं बात करूंगा तो 1956 जबलपुर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जिसका नाम 1983 में क्या कर दिया गया? रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, RDVV, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कर दिया गया।
इसके बाद और भी क्या महत्वपूर्ण जानकारी रानी दुर्गावती जी के संबंध में, तो रानी दुर्गावती जी के संबंध में ध्यान रखना 1988 में इनके नाम पे डाक टिकट भी जारी किया गया था। ठीक है, क्या जारी किया गया था, एक डाक टिकट भी जारी किया गया था, डाक टिकट भी जारी किया गया था। और फिर क्या जानकारी है, तो हमारा जो तट रक्षक बल है, तट रक्षक बल इसके पास एक गश्ती पोत है साथियों, गश्ती पोत है जिसका नाम, ठीक है, जिसका नाम रानी दुर्गावती के नाम पर है, रानी दुर्गावती के नाम पर ही रखा गया है, दुर्गावती के नाम पर रखा गया है। तो ये सभी जानकारियां रानी दुर्गावती से संबंधित हैं, आपसे पूछी जा सकती हैं, आप इनको बहुत अच्छे से ध्यान में लेके चलिएगा। ठीक है, तो रानी दुर्गावती के बाद अगली रानी की ओर आते हैं, कौन है, रानी मणिमाला है साथियों, है ना, रानी मणिमाला। कौन थी रानी मणिमाला, देखते हैं। रानी मणिमाला की बात करेंगे तो साथियों ये चंदेरी के मेदिनी राय की रानी थी। किसकी, मेदिनी राय की रानी थी, मेदिनी राय की रानी थी रानी मणिमाला। और यदि हम देखें तो इनका उल्लेख मिलता है कि जब 28 जनवरी 1528 को चंदेरी का युद्ध होता है साथियों, चंदेरी का युद्ध जब होता है, और ये युद्ध किस किस के बीच हुआ था, तो ये युद्ध हुआ था बाबर और किसके बीच में, चंदेरी के मेदिनी राय के बीच में, मेदिनी राय के बीच। इसमें ये मेदिनी राय की रानी थी। जब मेदिनी राय की पराजय होती है तो ये बहुत सारी अपनी राजपूत रानियों के साथ चंदेरी में इन्होंने क्या किया था, जौहर किया था साथियों, जौहर। कब, 28 जनवरी 1528 इन्होंने अनेक रानियों के साथ या राज्य के जो महिलाएं थीं उनके साथ जौहर किया था। इसीलिए चंदेरी में आपको जौहर कुंड भी देखने के लिए मिलता है, जौहर कुंड। ये कहाँ देखने मिलता है, चंदेरी। किसने जौहर किया था यहाँ पर, तो यहाँ पर जौहर किया था रानी मणिमाला ने, है ना। चलिए अगली रानी की ओर चलते हैं, कौन है भाई, रानी रत्नावली। अब रानी रत्नावली ये क्यों चर्चा में है, मध्य प्रदेश से, क्यों इनको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि रानी जो रत्नावली हैं ये यदि हम देखें तो रायसेन के शासक पूर्णमल की रानी थी, पूर्णमल की रानी, है ना। कौन, तो रानी रत्नावली। और साथियों कहते हैं कि जब शेरशाह सूरी ने रायसेन पर आक्रमण किया और साथियों इसने कुरान की झूठी कसम भी खाई थी और पूर्णमल को बंदी बना लिया था। लेकिन उसके बाद पूर्णमल ने छूट के, और जब ये जान के कि अब मतलब युद्ध आर पार की लड़ाई होगी, और निश्चित रूप से वो जान रहे थे कि हमारी सेना छोटी है, शेरशाह सूरी से लड़ते हुए पराजय होगी, वीर गति को प्राप्त होंगे, तो सर पे कफन बांधा और उन्होंने स्वयं पूर्णमल ने स्वयं रानी रत्नावली का सर कलम कर दिया था, रानी रत्नावली। क्योंकि जौहर तो करते ही थे तो उन्होंने बोला नहीं, रानी रत्नावली जौहर नहीं करेंगे, और उन्होंने स्वयं रानी रत्नावली का सर कलम कर दिया था। ठीक है, सर काट दिया था या सर काट दिया था, है ना, सर काट दिया था। किसने, तो ये ध्यान रखना है, ये कौन थे आपके, तो पूर्णमल, है ना, पूर्णमल, रानी रत्नावली। जब शेरशाह सूरी ने रायसेन पर आक्रमण किया तो पूर्णमल ने स्वयं रानी रत्नावली का सर काट दिया था। ठीक है, चलो अगली रानी की ओर चलते हैं, रानी अहिल्याबाई। साथियों हम देखें तो लोक माता के नाम से ये प्रसिद्ध हैं, रानी अहिल्याबाई, है ना, ध्यान रखेंगे। रानी अहिल्याबाई की बात करें साथियों तो इनका जो जन्म है, इनका जन्म जो है वो 31 मई इंदौर का स्थापना दिवस मना रहे हैं, 31 मई 1725 को, ठीक है, महाराष्ट्र में हुआ। ठीक है, महाराष्ट्र में हुआ इनका जन्म। यदि हम देखें रानी अहिल्याबाई
तो इन्हें लोक माता कहते हैं। क्या कहा जाता है इनके कार्यों के कारण, इनके कल्याणकारी कार्यों के कारण इन्हें लोक माता कहा जाता है। ना केवल इन्होंने शासन प्रशासन संभाला बल्कि अनेक लोक कल्याणकारी कार्य कराए साथियों, अनेक स्थापत्य कार्य कराए, अनेक मंदिरों का निर्माण कराया, ठीक है, उद्योगों की स्थापना की। लोक माता के नाम से जानी जाती हैं अहिल्याबाई। और अहिल्याबाई की यदि मैं बात करूं तो आप बहुत अच्छे से ध्यान देना साथियों, यदि मैं अहिल्याबाई जी की मैं बात करूंगा तो इनका विवाह किससे हुआ था, तो इनका विवाह मल्हार राव होलकर के पुत्र खांडे राव से हुआ था। ठीक है, किससे हुआ था, खांडे राव से इनका क्या हुआ था, खांडे राव से इनका विवाह हुआ था। ठीक है, और इनके पुत्र कौन थे, तो इनके पुत्र थे मालेराव। इनके पुत्र कौन थे, इनके पुत्र थे मालेराव और मुक्ताबाई पुत्री। ठीक है, तो पुत्र कौन थे, मालेराव इनके कौन थे, पुत्र थे। ठीक है, मालेराव इनके कौन थे, पुत्र थे। यह बात आप बहुत अच्छे से ध्यान में लेके चले, है ना। अब देखो साथियों, होता यह है कि खांडे राव का भी निधन हो जाता है, मल्हार राव होलकर जी का भी निधन हो जाता है, और एक वर्ष के पश्चात, ठीक है, मालेराव, एक वर्ष के लिए मालेराव शासन बनते हैं, और उसके बाद मस्तिष्क ज्वर होने के कारण इनका भी क्या होता है, निधन हो जाता है, मालेराव का, पुत्र का। इसके बाद इन्होंने, यदि हम देखें तो होलकर वंश की शासिका, होलकर वंश की शासिका बनी, होलकर वंश की शासिका बनी, और इन्होंने अपनी राजधानी, शासिका बनते ही इन्होंने अपनी जो राजधानी है साथियों, इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया था, तो इन्होंने अपनी राजधानी इंदौर से कहां पर स्थानांतरित की थी, महेश्वर स्थानांतरित की थी। ठीक है, किसने, अहिल्याबाई होलकर ने। यह अपने लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए जानी जाती हैं। इनके यदि हम देखें तो इन्होंने अहिल्याबाई होलकर ने इन्होंने काशी विश्वनाथ, ठीक है, सोमनाथ, बद्रीनाथ, विष्णुपद मंदिर, गया का विष्णुपद मंदिर, ठीक है, आदि का मथुरा के मंदिर, इलाहाबाद के मंदिर, कई मंदिरों का साथियों ने आदि मंदिरों का निर्माण एवं पुनः निर्माण करवाया था। ठीक है, मंदिरों का पुनः निर्माण एवं निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। कुछ प्रमुख मंदिरों का काशी विश्वनाथ मंदिर हो गया, सोमनाथ मंदिर हो गया, बद्रीनाथ मंदिर हो गया, विष्णुपद मंदिर जो कि गया में है, तो इनका क्या करवाया था, इन्होंने निर्माण करवाया था। और यदि हम इनके बारे में देखें तो साथियों, इन्होंने अहिल्याबाई की बात कर रहे हैं, अहिल्याबाई की बात करें तो अहिल्याबाई ने हम बात करेंगे तो इन्होंने महेश्वर में साड़ी उद्योग की स्थापना की थी। महेश्वर में साड़ी उद्योग, ठीक है, साड़ी उद्योग की स्थापना की। ठीक है, जिसे जीआई टैग भी मिल चुका है। इन्होंने महेश्वर में साड़ी उद्योग की स्थापना की, है ना, अहिल्याबाई होलकर ने, है ना। तो इस तरीके से हम देखें तो इन्होंने होलकर वंश का शासन किया। होलकर वंश की राजधानी क्या बनाई, महेश्वर बनाई, और महेश्वर में किले का निर्माण करवाया। महेश्वर में किले का निर्माण करवाया। इन्होंने बनारस में मणिकर्णिका घाट का निर्माण कराया। मणिकर्णिका घाट का निर्माण करवाया। इन्होंने महेश्वर में अहिल्या घाट का निर्माण करवाया। महेश्वर में अहिल्या घाट, ठीक है, अहिल्या घाट का निर्माण करवाया। अहिल्या घाट का निर्माण भी इन्होंने महेश्वर में करवाया। तो अहिल्याबाई होलकर के बारे में कुछ उनके निर्माण कार्य हैं, कुछ उनके लोक कल्याणकारी कार्य हैं। ठीक है, इसके बाद यदि हम देखें तो अहिल्याबाई होलकर के नाम पर कुछ महत्वपूर्ण जो हम देखें तो उनके सम्मान में कुछ चीज़ें चलाई जा रही हैं, जैसे
हवाई अड्डा, ठीक है, हवाई अड्डा जो कि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, रानी अहिल्याबाई हवाई अड्डा, जो कि कहाँ है साथियों, इंदौर में है, रानी अहिल्याबाई हवाई अड्डा। फिर इनके नाम पर क्या है, विश्वविद्यालय भी है साथियों, इनके नाम पर विश्वविद्यालय भी है, और कहाँ पर है, इंदौर में है, ठीक है, अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना हम देखते हैं 1964 में हुई, ठीक है। तो अहिल्या, ठीक है, अहिल्याबाई के नाम पर यदि हम देखें, हवाई अड्डा इंदौर में है, विश्वविद्यालय भी इंदौर में है। तो अहिल्याबाई होलकर भी हमारे मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण शासिका रही हैं, होलकर वंश की शासिका रही हैं। इन्होंने अपनी राजधानी महेश्वर बनाई थे, महेश्वर को बनाया था, पुत्र मालेराव थे, विवाह इनका खांडे राव से हुआ था। अहिल्याबाई होलकर के निर्माण कार्यों में एक और महत्वपूर्ण निर्माण कार्य है साथियों, वो है कि इन्होंने आलमपुर भिंड में इन्होंने मल्हार राव होलकर की छतरी बनवाई थी। मल्हार राव होलकर की छतरी का निर्माण करवाया था, ठीक है, मल्हार राव होलकर की छतरी का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था, तो ये करवाया था अहिल्याबाई होलकर ने। नेक्स्ट देखते हैं रानी अवंतीबाई, ठीक है। तो हम देखते हैं इनका जो जन्म है साथियों, इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, सिवनी में हुआ था, ठीक है, सिवनी में यदि हम देखेंगे तो मनकेड़ी नामक जगह है, मनकेड़ी, और यहाँ पे जुझार सिंह लोधी के घर में, ठीक है, जुझार सिंह लोधी, ठीक है, लोधी के घर में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है, किसका, तो रानी अवंतीबाई का, ठीक है। जबकि ये रानी कहाँ की थी, रानी शासिका कहाँ की थी, तो ये थी शासिका रामगढ़ की। कहाँ की शासिका थी, रामगढ़ की शासिका, रामगढ़, जिसे वर्तमान में हम किस नाम से जानते हैं, डिंडोरी के नाम से जानते हैं, किसे, रामगढ़ को, है ना। और साथियों रानी अवंतीबाई कौन थी, तो ये वीरांगना थी, ठीक है। रानी अवंतीबाई की बात करें तो ये वीरांगना थी 1857 की क्रांति की, ठीक है। अच्छा, जन्म की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना, जन्म तिथि की बात कर रहे हैं तो 16 अगस्त और 1831 को इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है। ये भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें, बिल्कुल भाई। ठीक है, तो यदि हम देखें तो इनका विवाह किससे हुआ था, और विवाह किससे हुआ था, तो विक्रमादित्य से, ठीक है, किससे विवाह हुआ था, ध्यान रखना, इनका जो विवाह हुआ था साथियों, इनका विवाह विक्रमादित्य से हुआ था, जो कि रामगढ़ के शासक के पुत्र थे, विक्रमादित्य से इनका क्या हुआ था, विक्रमादित्य से विवाह, ठीक है, से विवाह हुआ था, जो कि रामगढ़ के शासक के पुत्र थे, इनसे इनका विवाह हुआ था। साथियों यदि इनके बारे में हम देखें तो आप देखेंगे 1857 की क्रांति में इन्होंने रामगढ़ से विद्रोह किया। कहाँ से, रामगढ़ से विद्रोह किया, ठीक है। और रामगढ़ से विद्रोह करते हुए, ठीक है, विद्रोह किया और इन्होंने रामगढ़ से विद्रोह करते हुए मंडला पर अधिकार कर लिया था, मंडला पर अधिकार कर लिया था। मंडला के जो पॉलिटिकल एजेंट थे, ठीक है, वॉडिंगटन, ठीक है, मंडला के पॉलिटिकल एजेंट वॉडिंगटन को इन्होंने पराजित किया था खैरी के युद्ध में, और मंडला पर अधिकार कर लिया था। इनकी सहायिका पूछी जाती है, इनकी सहायिका कौन थी, तो इनकी सहायिका थी गिरधारी बाई, ठीक है। अच्छा, रानी अवंतीबाई के बारे में बात करें तो इन्होंने वॉडिंगटन को पराजित किया, लेकिन साथियों 20 मार्च, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 20 मार्च 1858 को देवहारगढ़ के जंगल, देवहारगढ़ जो कि डिंडोरी में आता है, बलरामपुर के निकट आता है, बालपुर के निकट आता है, देवहारगढ़ के जंगलों में अंग्रेजों से लड़ते हुए, ठीक है, अंग्रेजों से लड़ते हुए
ठीक है, लड़ते हुए वीरांगना रानी दुर्गावती का अनुसरण करते हुए इन्होंने, ठीक है, अंग्रेजों से लड़ते हुए और वीरांगना दुर्गावती का अनुसरण किया और इन्होंने अपना बलिदान, खुद की ही कटार से अपना बलिदान दिया, ठीक है, बलिदान दिया। रानी अवंतीबाई 1857 की क्रांति की पहली वीरांगना के रूप में जानी जाती हैं। और साथियों, यदि हम देखें तो इन्होंने भी रानी दुर्गावती की तरह बलिदान दिया। 20 मार्च को इनका बलिदान दिवस मनाया जाता है। रानी अवंतीबाई के बारे में यदि मैं बताऊं तो इनकी समाधि आपसे पूछी जाती है। इनकी समाधि कहाँ पर है? तो इनकी समाधि डिंडोरी में है साथियों। कहाँ है इनकी समाधि? तो इनकी समाधि डिंडोरी में है। गिरधारी बाई की मंडला में है, लेकिन इनकी समाधि डिंडोरी में है। मध्य प्रदेश सरकार ने अवंतीबाई सागर सिंचाई परियोजना का नाम इन्हीं के नाम पर रखा है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि नर्मदा नदी पर जबलपुर में, ठीक है, जबलपुर जिले में बरगी बांध बनाया गया है। बरगी बांध इसी परियोजना के अंतर्गत निर्मित किया गया है, जो कि किसके नाम पे है? रानी अवंतीबाई के नाम पे। तो 1857 की क्रांति की प्रमुख वीरांगना रानी अवंतीबाई। इन्हें ध्यान देना, इन्हें रामगढ़ की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। इन्हें रामगढ़ की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। ठीक है, यह पॉइंट भी आप ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। रानी कमलापति। साथियों, रानी कमलापति कौन थी? तो ध्यान देना, ये गिन्नौरगढ़ की शासिका थी। गिन्नौरगढ़ के शासक निजाम शाह की 7 रानियों में एक, ठीक है, निजाम शाह की रानी कौन थी? तो ये थी आपकी रानी कमलापति, गिन्नौरगढ़ के शासक निजाम शाह की रानी। ध्यान रखिएगा। और यदि हम बात करें तो इनके पुत्र का नाम क्या था? इनके पुत्र का नाम था नवल शाह। होता यह है कि इनके जो पति हैं निजाम शाह, उनके रिश्तेदार ही, ठीक है, आलम शाह जो होते हैं, ठीक है, वो जहर देके इनकी हत्या कर देते हैं और रानी कमलापति और उनके पुत्र की हत्या करने का भी प्रयास करते हैं, लेकिन रानी बचते हुए ये मदद लेती हैं, ठीक है, मदद लेती हैं किससे? तो दोस्त मोहम्मद से। यही इनकी और भी बड़ी गलती थी कि जो दोस्त मोहम्मद है वो आगे चल के इन्हें धोखा भी देगा, ठीक है। दोस्त मोहम्मद से इन्होंने मदद तो की, बदले में उसने भोपाल का क्षेत्र इनसे मांगा, ठीक है। इन्होंने भोपाल में कमलापति भवन भी बनवाया था। कमलापति महल भी बनवाया था। कमलापति महल बनवाया। बाद में कहते हैं साथियों, जब दोस्त मोहम्मद ने, ठीक है, इनका राज्य हड़पना चाहा और इन्हें भी पाना चाहा, तो एक लाल घाटी का युद्ध होता है। लाल घाटी का युद्ध। ये लाल घाटी कहाँ आती है? भोपाल में आती है। लाल घाटी भोपाल में है। तो लाल घाटी का युद्ध होता है किसके बीच? दोस्त मोहम्मद और इनके पुत्र नवल शाह के मध्य युद्ध होता है। नवल शाह जब वीर गति को प्राप्त करते हैं युद्ध लड़ते हुए, तो रानी कमलापति भवन में कमलापति जो भवन आज हम देखते हैं, कमलापति महल जो हम देखते हैं, इस महल में रानी ने जल जौहर किया था साथियों। जल जौहर किया था। इसीलिए हम देखते हैं कि रानी कमलापति को मध्य प्रदेश की पद्मिनी कहा जाता है। इन्हें मध्य प्रदेश की पद्मिनी, ठीक है, पद्मिनी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रानी पद्मिनी, मध्य प्रदेश की पद्मिनी। तो रानी कमलापति को कहा जाता है, ठीक है, रानी कमलापति को कहा जाता है। अब इनके सम्मान में साथियों, इनके सम्मान में हम देखेंगे तो हबीबगंज जो रेलवे स्टेशन है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम, ठीक है, का नाम इनके सम्मान में ही कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया। कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया है, ठीक है।
स्टेशन किया गया है। किसके सम्मान में किया गया है? तो रानी कमलापति के सम्मान में किया गया है। क्या नाम किया गया है? तो ध्यान रखना, कमलापति रेलवे स्टेशन, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम। अगले प्रश्न की ओर, अगले रानी की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है रानी रूपमती। रानी रूपमती, रानी रूपमती ये बाज बहादुर की, बाज बहादुर की प्रेयसी, ठीक है, और क्या थी? रानी थी, ठीक है। और यदि हम देखें, ये गायिका थी, सुंदर गायिका थी, बहुत सुंदर गाती थी साथियों। और हम देखें तो अकबर के आक्रमण के समय आदम खां के आक्रमण के समय, अकबर के सेनापति आदम खां के आक्रमण के समय 1562 में जहर, ठीक है, जहर पी लिया था इन्होंने, जहर पीकर आत्म बलिदान दिया, ठीक है, जहर पीकर बलिदान दिया इन्होंने, है ना, बलिदान दिया, ठीक है, जहर पी लिया था। और यदि हम देखें तो इनका मकबरा जो है साथियों, इनका मकबरा आपको सारंगपुर में मिलता है। कहाँ मिलता है? सारंगपुर। जबकि हम देखते हैं कि रानी रूपमती के नाम पर महल कहाँ मिलेगा? रानी रूपमती महल कहाँ मिलता है? तो महल हमें मांडू में मिलता है। मांडू कहाँ है? तो ये धार में है, महलों की नगरी कहते हैं, शादियाबाद कहते हैं। सारंगपुर कहाँ है? यह मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में स्थित है, ठीक है। तो ये है रानी रूपमती। अब आगे बढ़ते हैं, रानी कुंवरी गणेश, ठीक है। रानी कुंवरी गणेश क्यों चर्चित रहती हैं साथियों? ये क्यों इतिहास में महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये बुंदेला शासक, ठीक है, बुंदेला शासक मधुकर शाह की रानी थी। मधुकर शाह की रानी थी, ठीक है, रानी थी। ये कहा जाता है इनके बारे में कि बहुत बड़ी राम भक्त थी साथियों। क्या थी? राम भक्त थी, बहुत बड़ी राम भक्त हुआ करती थी रानी कुंवरी गणेश। और कहते हैं कि रानी कुंवरी गणेश ने मधुकर शाह को कहा कि मैं भगवान राम का मंदिर स्थापित करना चाहती हूँ। इसके लिए ये अयोध्या से भगवान राम की मूर्ति लाती हैं। भगवान राम की मूर्ति भी ये लेकर आई थी। भगवान राम की मूर्ति लेकर ओरछा आई थी। और साथियों, हालांकि मधुकर शाह एक नया मंदिर का निर्माण करा रहे थे। मधुकर शाह जिस मंदिर का निर्माण करा रहे थे उसे आज हम चतुर्भुज मंदिर के नाम से जानते हैं, लक्ष्मी नारायण के नाम से जानते हैं। जबकि जब ये भगवान राम की मूर्ति कहाँ से ला रही थी? अयोध्या से ला रही थी। तो कहते हैं भगवान राम ने इन्हें स्वप्न दिया कि मुझे रास्ते में कहीं रखना नहीं तो मैं उठूंगा नहीं वहाँ से। और जब ये ओरछा पहुंचती हैं, थकी हुई थी, तो ये अपने महल में आती हैं और कहते हैं उस महल का निर्माण तो भारती चंद ने करवाया था, बुंदेला शासक भारती चंद ने करवाया था। और उस महल में जब ये आती तो ये रसोई में जाके, उस महल की रसोई में जाके भगवान राम की इस मूर्ति को स्थापित कर देती हैं। और जब भगवान राम की इस मूर्ति को उस रसोई में स्थापित कर देती हैं तो भगवान राम की वह मूर्ति फिर उठती नहीं है। और आज उसी महल को आप राजा राम मंदिर के नाम से जानते हो साथियों। एकमात्र मंदिर जहां भगवान राम की पूजा राजा के रूप में की जाती है और भगवान राम को गॉड ऑफ ऑनर भी दिया जाता है, सलामी भी दी जाती है। तो कुंवरी गणेश कौन थी? मधुकर शाह की रानी थी, राम भक्त थी, अयोध्या से भगवान राम की मूर्ति लेकर ओरछा आई और राजा राम मंदिर क्या हुआ? अस्तित्व में आया, ठीक है। अब देखें रानी फूल कुंवर तो कौन थी? तो रानी फूल कुंवर के बारे में आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ये यदि हम देखें तो शंकर शाह की रानी थी। शंकर शाह की रानी थी। और इनके पुत्र का नाम क्या था? रघुनाथ शाह इनके पुत्र का नाम था। साथियों, 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने इनके पति और पुत्र दोनों को, ठीक है, शंकर शाह और उनके पुत्र, ठीक है, शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह को
तोप के सामने बांध के उड़ा दिया था। तोप से बांधकर उड़ा दिया था साथियों, ठीक है। और इस तरीके से निर्मम हत्या करने के कारण हत्या की अंग्रेजों ने इनकी, है ना, और ये बलिदान दिया। तो इनका बलिदान दिवस कब मनाते हैं साथियों? ये डेट कब थी? 17 सितंबर की डेट थी। 17 सितंबर 1857 की ये घटना थी। और इसके बाद रानी फूल कुंवर ने भी 1857 की क्रांति में विद्रोह की अग्नि को जलाया, ठीक है। विद्रोह किया था जबलपुर या महाकौशल क्षेत्र से। तो रानी फूल कुंवर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मृगनयनी कौन थी? मृगनयनी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मृगनयनी ये यदि हम देखेंगे तोमर शासक, ठीक है, ग्वालियर के तोमर शासक, ग्वालियर के तोमर शासक मान सिंह तोमर की, ठीक है, तोमर की प्रेयसी थी, ठीक है, प्रेयसी थी। और मृगनयनी के बारे में बात करें तो ये भी गायिका थी, ठीक है, ये भी प्रसिद्ध क्या रही हैं? गायिका। और ध्रुपद शैली की बहुत बड़ी गायिका रही, ध्रुपद शैली की गायिका रही हैं। कहा जाता है इन्होंने तानसेन को भी प्रशिक्षित किया था, क्योंकि ये गुजरी जाति की थी। और इनके लिए, ठीक है, यह गुजरी जाति की थी और इनके लिए मान सिंह ने ग्वालियर के किले में गुजरी महल का निर्माण करवाया था, ठीक है। गुजरी महल का निर्माण इन्हीं के लिए करवाया था। मध्य प्रदेश सरकार जो हमारे एम्पोरियम है मृगनयनी के नाम से ही लघु उत्पादों के लिए एम्पोरियम या एक मार्केट उपलब्ध कराती है। कौन? तो हमारी मध्य प्रदेश सरकार, ठीक है। अब देखें लड़ई सरकार के बारे में देखते हैं। लड़ई सरकार साथियों ये ओरछा की रानी थी, ओरछा की रानी थी। और इन्होंने यदि हम देखें तो 1842 के बुंदेला विद्रोह और 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया, ठीक है, साथ दिया किसने? तो लड़ई सरकार ने। इन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान अपने सेनापति नत्थे खां को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के विरुद्ध भेजा था, ठीक है, लक्ष्मीबाई के विरुद्ध भेजा था, ठीक है। किसे भेजा था? नत्थे विरुद्ध भेजा था। किसे भेजा था? तो नत्थे खां को भेजा था, ठीक है। रानी लड़ई सरकार साथियों, चूंकि इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, इसीलिए इन्हें बुंदेलखंड की विक्टोरिया भी कहा गया है। बुंदेलखंड की विक्टोरिया या ओरछा की विक्टोरिया किसे कहेंगे? रानी लड़ई सरकार को कहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं विजया राजे सिंधिया जी। यदि हम विजया राजे सिंधिया जी की बात करें साथियों, तो इनका विवाह किससे हुआ था? जीवाजी राव सिंधिया से इनका विवाह हुआ था। विजया राजे सिंधिया किस वंश से संबंधित हैं? तो ध्यान रखना ये सिंधिया वंश से संबंधित हैं, ठीक है। और हम देखते हैं कि इनका जो जन्म है साथियों, इनका जन्म 1919 में हुआ था। 1919 दमोह में हुआ था, ठीक है, सागर में हुआ था। 1919 सागर में इनका जन्म हुआ था। और इनके जो पिता थे वो थे महेंद्र ठाकुर, ठीक है, ठाकुर महेंद्र के घर में इनका जन्म हुआ था विजय राजे सिंधिया। इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था लेखा देवेश्वरी इनका मूल नाम था, ठीक है। सागर में 1919 में इनका जन्म हुआ था। अभी वर्ष 2019 में 200 रुपए का सिक्का जारी किया गया था साथियों, 200 रुपए का सिक्का जारी किया था, ठीक है, बिल्कुल।
200 रुपए का सिक्का जारी किया गया था, 100 वर्ष पूरे हुए थे। तो मूल नाम क्या था इनका? लेखा दिवेश्वरी। इनका विवाह किस सिंधिया शासक से हुआ था? तो इनका विवाह हुआ था जीवाजी राव सिंधिया से, जीवाजी राव से, जीवाजी राव सिंधिया से इनका विवाह हुआ था। साथियों इनका विवाद इंदिरा गांधी जी से भी इनका विवाद काफी हुआ। 1967 में गठित संविध सरकार में ये मध्य प्रदेश मतलब हम देखें 1967 में मध्य प्रदेश विधानसभा में सदन की नेता रही थी। सदन की नेता कौन बनी थी? तो विजयाराजे सिंधिया जी बनी थी, ये ध्यान रखना है। सदन की नेता बनी थी। इनके नाम पर विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना ग्वालियर में की गई है। और कब की गई है? तो वर्ष 2008 में की गई है। वर्ष 2008 में ग्वालियर में विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। ठीक है। अब साथियों आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि उत्कर्ष परिवार इंदौर में आप सबके लिए MPPSC प्रीलिम्स बैच लेकर आया है। ठीक है, न्यू बैचेस हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है। दोनों मोड में हमारे पास ये बैचेस हैं, हिंदी और इंग्लिश माध्यम में दोनों में सेपरेट बैचेस हैं। बेहतर तैयारी चल रही है। तो आप यदि 2023 की प्री, तो अभी दिसंबर में यदि आप 24 की प्री को टारगेट करना चाहते हो, 24 के PSC को टारगेट करना चाहते हो, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। निश्चित रूप से आपके लिए ये रामबाण होगा। और यदि आप अभी 23 की प्री को टारगेट कर रहे हो, तो टेस्ट सीरीज भी है, कोर्स भी है, लाइव भी है, रिकॉर्डेड भी है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम भी है। तो इन बैचेस के साथ आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हो। तो आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और क्या आपने ये वीडियो पूरा देखा, कैसा लगा? थोड़ा एक नए तरीके से हम पढ़ते तो हैं इतिहास को, अलग अलग जगह पे इन रानियों को पढ़ते हैं, कई बार दिमाग से इनके बारे में फैक्ट निकल जाते हैं। एक ही लेक्चर में, एक ही वीडियो में ये लाने का हमने प्रयास किया है। इसी तरीके से आगे हम और भी करते रहेंगे। और किस टॉपिक पे आप इस तरीके से वीडियो चाहते हो कमेंट करके भी बताइएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी अच्छी लगी है, तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच साथियों, जय हिंद।